हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी वाइब हब में। अगर आपको करनी है पूरी सीडीपी एक ही वीडियो में तो आप सही जगह पर आ चुके हो। आपको एक वीडियो में पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करवा देंगे। और जो ये वीडियो होने वाली है स्पेशली एचटेट के साथियों के लिए होने वाली है, जो 2024 का एचटेट देंगे। उसमें टेंशन मत लेना, 30 में से 30 नंबर मैं दिलवा के रहूँगा आपके एचटेट में। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहला आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। इसमें क्या होता है? शरीर का आकार बढ़ता है, जबकि विकास है वह मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्षों में होता है। मतलब जो कि यह होता है, यह हमारा जो विकास है वो मानसिक तौर पर होता है, संवेगात्मक होया कर इमोशनल है, और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, मतलब मैच्योरिटी आती है। वृद्धि आपको दिखेगी कि शरीर बढ़ रहा है, पर डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, वृद्धि बाह्य स्वरूप होती है। वृद्धि क्या होती है? बाहरी होती है। और जबकि विकास होता है वो आंतरिक स्वरूप व बाह्य दोनों होता है। मतलब जो वृद्धि है ना वो विकास के भीतर आवे है। ठीक है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, उदाहरण के लिए लंबाई और चौड़ाई। जबकि विकास है जो जीवन भर चलता रहता है। विकास क्या है? जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि क्रमानुसार नहीं चलती। कभी कभी हम लंबे हो जाते हैं तो कभी हमारा भार बढ़ जाता है, पर जो विकास है, विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना ही हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही हो जाएगा। जैसे कि हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा शारीरिक विकास होगा, समझे। और एक बात और मैं बता दूं, अगर मान लो कोई आदमी की है, उसकी लंबाई है, अगर उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही तो हम यह नहीं कह सकते कि उसका विकास नहीं हो रहा है। क्या पता उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, वो इतना इंटेलिजेंट हो, मतलब उसका मानसिक विकास इस तरह हुआ हो। तो यह बात आई समझ में कि जो वृद्धि होती है ना, जो ग्रोथ होती है, वो हमारी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा आती है। जो ग्रोथ है हमारी, वो डेवलपमेंट के ही अंदर आती है। इसके अंदर आती है, डेवलपमेंट के ही अंदर आती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो वृद्धि का है हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, हम बाहरी है, कितनी लंबाई है। विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कितनी नैतिकता, कितना वो है। परंतु मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। मानसिक विकास का मापन आईक्यू में किया जाता है, जिसे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बोला जाता है। वृद्धि केवल क्या होती है? क्वांटिटेटिव, परिणात्मक होती है। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये बात मैंने बता दी है। ठीक है, ये बात मैंने ऊपर समझा दी थी। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, एक बार देख लेना इसको। आगे चलते हैं। मैच्योरिटी, जो मैं परिपक्वता आपको कह रहा था, ये क्या चीज़ होती है? ये एक जेनेटिक डिस्पोजन होता है, मतलब एक आनुवांशिक विन्यास होता है कि पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाती है। क्या? जेनेटिक डिस्पोजन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाले प्रोसेस मैचुरेशन कहलाती है। यह एरिडिटी से रिलेटेड होती है, मतलब आपकी आनुवांशिकता से रिलेटेड होती है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है। जितने आप बड़े होते जाते हैं तो आपके अंदर बहुत से आपके व्यवहार में चेंज आता है। उस व्यवहार के चेंज को हम मैच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसी होती है? ये हेरिडिटी आनुवांशिक होती है। कैसी होती है? आनुवांशिक होती है। अब विकास के आयाम देखते हैं। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे कि जो विकास है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारी दिशाओं में होता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शन होता है। जो इसमें कौन सा था? फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में ही मोटर डेवलपमेंट आता है। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। यह मसल, हड्डियों की अक्षमता, उन पर कंट्रोल से संबंधित है। गामक विकास, जिसे मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, बालकों में चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक फाइन मोटर स्किल, जिसे सूक्ष्म गामक स्किल बोलते हैं। इनको सूक्ष्म गामक
कौशल बोलते हैं, और एक है ग्रॉस मोटर जिसे बोलते हैं हम स्थूलगामक कौशल। ठीक है, देखिए जो हमारी राइटिंग होती है, कलरिंग, कटिंग, जो छोटी छोटी जिसमें छोटी छोटी हमारी हाथ की मांसपेशियां भाग लेती हैं, वे कौन सी होती है? फाइन मोटर स्किल होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल में इनमें बड़ी बड़ी मसल ज़्यादा, जैसे रनिंग पूरा हाथ हो लेगा, जंपिंग कूदोगे तो पूरी मसल काम लेगी, और जो रनिंग होगी हमारी। और एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जिसमें आपकी सूक्ष्म गति के कौशल हैं और स्थूल गति कौशल हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों काम में आती हैं। तो उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जब कोई प्लेयर बॉल फेंकता है, अगर कोई प्लेयर बॉल फेंकेगा तो उसकी ग्रॉस मोटर स्किल भी साथ में काम करेगी और फाइन मोटर स्किल भी साथ में काम करेगी। जब वो बॉल फेंकेगा तो उसका पूरा हाथ घूमेगा। ठीक है, मान लिया हाथ है और ये इसकी कलाई है, पूरे हाथ घूमेगा, जिससे हमारी ग्रॉस मोटर स्किल काम लेगी। और जब ये हाथों से बॉल छूटेगी तो इसमें फाइन मोटर स्किल से काम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कौन कौन सा विकास है? मेंटल कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट भाषा का विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी क्या कहता है? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप ही विकास का प्रतिमान अनुसरण करती है। जैसे कि जो आदमी है बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, हाथी अपने बच्चे को जन्म देता है, ऐसा नहीं है कि जो आदमी है वो हाथी को जन्म दे दे। ठीक है, मतलब समान प्रतिमान फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं विकास की दिशा, इम्पोर्टेंट है जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। देखिए विकास की दिशा सिर से पैर तक होती है। देखो इसे इंग्लिश में ही याद करना, सिर से पैर तक। सिर तय, अगर सिर से पैर हो तो सिफेलोपोडल, सिर में भी सी है, सिफेलो में भी सी है, इस तरीके से याद रख लो। दूसरी तरफ जब हमारे बैकग्राउंड नॉइस आई हो तो कृपया माफ करें। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम बीज से लेकर बाहर तक होगा, मतलब मध्य से बाहर ही होगा, तो वो होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, या कंटिन्यू चलता रहता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, माँ से गर्भ से लेके मृत्यु तक है, इसलिए इसको बोलते हैं वूम्ब से लेके टॉम तक, टॉम से लेके मोम तक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं। सबसे पहला आदमी सामान्य इजी क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट की ओर सामान्य। ऐसा नहीं होता कि पहले हम मुश्किल काम करते फिर आसान। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखो, उठना बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। सबसे पहले कोई बच्चा होता है वो उठता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ता है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिडिक्टिबिलिटी का अर्थ होता है अनुमान लगाना, पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हम पहले ही बता सकते हैं कि विकास की किस दिशा में होगा, कैसा होगा बच्चे का विकास। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है और यहाँ पे कुछ भी सामान धरा है। अब ये सबसे पहले क्या चलेगा, वो रेंग कर जाएगा। सबसे पहले अपने पैरों को आगे करेगा, फिर अपने हाथ को आगे करेगा, अपने आई और हाथ का कोऑर्डिनेशन बनाएगा, मतलब एकीकरण बनाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस होता है ये। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम होती है। तो
कोई आदमी मोटा होता है, कोई आदमी छोटा होता है, कोई आदमी लंबा होता है, ठीक है, और कोई आदमी बीच का होता है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी, उनके आनुवंशिक गुण और उनके पर्यावरण पर डिपेंड करता है। इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। इन्हीं के कारण हमारा इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट है वो अलग अलग होती है। तो हमने डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में सात वह देख ली है। अब देखते हैं हम 8वां पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों बैकग्राउंड नॉइस को कृपया इग्नोर करें भाई, थोड़ी बहुत नॉइस आ जाएगी तो टेंशन मत लेना, आप सीधा फोकस करना, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेज लीनियर। देखिए जो हमारा विकास है वो स्पाइरल होता है, मतलब कि कभी ये बढ़ गया और कभी ये घट जाता है, कभी विकास की गति बढ़ती है कभी घटती है, ठीक है। मतलब कि जो यह होता है ये एक साथ नहीं चलता, यूनिफॉर्म नहीं चलता। ये कैसा होता है, स्पाइरल होता है। कभी विकास की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट क्या है? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित होते हैं। मतलब ये जितने विकास है ना ये आपस में रिलेटेड है। मान लो अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपके और विकास भी होने में बहुत दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं हम, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं सबसे पहले होती है प्रीनेटाल स्टेज, जिसे प्रसव पूर्व, डिलीवरी से पहले माँ के गर्भ वाली स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चा 9 महीने या फिर 280 दिन रहता है, 9 महीने या 280 दिन रहता है। यह माता के गर्भधान से शुरू होती है, यह माता के गर्भधान से शुरू होती है। आगे चलते हैं, इन्फेंसी स्टेज, जो कि प्रसव पूर्व प्रीनेटाल स्टेज से अगली स्टेज है। यह इसमें क्या होता है, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्धारित होता है। कभी वह उसका रोने का मन कर जाता है, कभी उसका हंसने का मन कर जाता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। इसमें शारीरिक और मानसिक अधिगम तेजी से होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, बच्चा जल्दी से चलना सीख जाता है, ठीक है, चलना बैठना ये जल्दी से सीख जाता है। इसमें मोरलिटी, नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। बताइए 0 से 2 साल के बच्चे में क्या नैतिकता आएगी। आगे चलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 साल तक की होती है और लेटर चाइल्डहुड 2 से 12, 2 से 6 की अर्ली चाइल्डहुड है। इसमें बच्चा नकल करना सीखता है। 2 से 6 साल का बच्चा नकल सीखेगा, उसमें क्यूरियोसिटी होगी। 2 से 6 साल का बच्चा कैसे खिलौने से खेलेगा, तो इसे टॉय एज भी कहा जाता है। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदन सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है, ठीक है। इमिटेशन करता है, क्यूरियोसिटी होती है, टॉय एज होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है किसका, भाषा अर्जन का। गेम, इसमें कल्पनाशीलता वाले गेम्स एक्टिव रूप से भाग लेता है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल की अवस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की अवस्था होती है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 की होती है। लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकली सोचेगा बच्चा। इसमें यह बच्चा, इस 6 से 12 साल का बच्चा स्कूल जाने के लिए बेस्ट एज होती है। गंदी अवस्था होती है ये। स्मार्ट एज भी इसको कहते हैं, गेम एज भी होती है इसे, स्मार्ट एज, गेम एज, ठीक है। आगे चलते, गैंग एज भी बोलते हैं इसको। इसे जीवन का अनोखा काल बोला जाता है। इमोलॉजिकली थिंकिंग करेगा। स्कूल एज होगी गंदी अवस्था की, गंदी अवस्था को इंग्लिश में बोला जाता है गैंग एज, ठीक है। और इस अवस्था टोली गैंग में रहेगा, ठीक है। इसमें बच्चा खेल बहुत खेलेगा। किशोरावस्था 12 से 18 साल की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। संघर्ष, तनावानी, तूफान, उलझन की अवस्था कहते हैं। विषम लिंगी आकर्षक, लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होंगे और लड़कियां लड़कों की तरफ। इस अवस्था में गोल्डन एज भी कहा जाता है। हीरो वर्शिप की
इसमें बच्चा किसी को अपना हीरो समझ बैठेगा और उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसमें बच्चा अमूर्त थिंकिंग करेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त थिंकिंग, जो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट ना हो उसके बारे में सोचना, कल्पना करना उस चीज़ के बारे में। ठीक है, मान लीजिए यह सोचना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचना। ठीक है, बुद्धि, इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे। इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है। ठीक है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है, कठिन कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का एक सेट है जो कि समस्याओं को का समाधान बताती हैं। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प मिलती है। बुद्धि से ही हमारी एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प मिलती है। बुद्धि के प्रकार, थारनडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार है। थारनडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है? थारनडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। थारनडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है कंक्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से पहले जो चीज़ हमारे सामने होती है, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैकेनिकल कारीगर मूर्त बुद्धि के उपकरण हैं। जैसे कि जो चीज़ आगे धरी है, आगे है हमारे, उसका उसने देखकर उसके बारे में सोचना, मूर्त, कंक्रीट। आगे अमूर्त बुद्धि, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होते हैं। जैसे डॉक्टर, चित्रकार, अमूर्त बुद्धि। जैसे डॉक्टर में भी अमूर्त बुद्धि है, चित्रकार में भी अपनी जो चीज़ है नहीं, बस सोच सोच कर उसके जैसा ही बना देना। ठीक है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जो समाज सेवियों में होती है, समाज के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक है। अध्यापक में भी सोशल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1916 में, किस सन में? 1916 में बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया था, आईक्यू का एक सूत्र दिया था। वो क्या होती है? उसमें मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100, ये हमारा आईक्यू निकालने का क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईक्यू की, जैसे कि आईक्यू लेवल को याद करना है तो आईक्यू लेवल में सबसे पहले जो होता है हमारा 50 से 70 तक का आईक्यू माइल्ड का होता है। ठीक है, 50 से 70 का। ठीक है, अब मॉडरेट का कितना होता है? मॉडरेट का हमारा जो आईक्यू होता है, मॉडरेट का जो हमारा आईक्यू होता है वह हमारा होता है 25 से लेकर हमारा 49 या 50 तक होता है, माइल्ड, मॉडरेट। और सीवियर का कितना होता है? सीवियर का हमारा होता है 25 से 50 तक का होता है। और सीवियर का हमारा होता है, कितना होता है सीवियर का ये गलत टेबल दी गई है। अगर असली में बताऊं तो सबसे जो मानी जानी टेबल है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जो माइल्ड का आईक्यू होता है भाई, माइल्ड का आईक्यू होता है 50 से 70 के बीच का, 50 से 70 के बीच का माइल्ड का होता है। मॉडरेट का कितना होता है? मॉडरेट का होता है हमारा 35 से 30 या 35 से लेकर हमारा 50 तक। और मॉडरेट सीवियर का कितना होता है? सीवियर का होता है हमारा 20 से लेकर 30-35 तक का होता है। और जो परफाउंड होते हैं बिलो 20 होता है। पर आपको इतनी ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक याद रखना है। किसका याद रखना है? जो सामान्य होता है, सामान्य बुद्धि का आईक्यू 90 से 110 तक का होता है। 109 भी मान लेते हैं, 110 भी मान लेते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है। और एक और याद रख लो, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनका 140 प्लस होता है, गिफ्टेड स्टूडेंट का 140 प्लस होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है। प्रतिभाशाली बच्चों के क्या गुण होते हैं? वे डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सारे डिसीजन आप लेते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी होती है। ठीक है, सेल्फ एफिशिएंसी होती है।
क्रिएटिव आइडियाज़ उनके पास होते, क्यूरोसिटी होती है, उन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। उनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की थ्योरी देखते हैं। सबसे यूनी फैक्टर थ्योरी, यूनी का मतलब होता है एक, मतलब एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया था। एक जो यूनी फैक्टर थ्योरी है वह किसने दी थी? बिने। एक फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बिने ने दी थी, याद रखना, ठीक है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। यूनी फैक्टर मतलब एक ही प्रकार की जो सभी कार्यों में काम आती है, ठीक है। दूसरी फैक्टर है टू फैक्टर थ्योरी। जो टू फैक्टर थ्योरी है यह स्पीयर्समैन ने दी थी, ठीक है, स्पीयर्समैन ने दी थी। टू फैक्टर थ्योरी को कैसे याद रखोगे, किसने दी थी? इसमें स्पीयर्स में आ रहा है पेयर, पेयर क्या होता है? दो, पेयर का मतलब दो। तो टू फैक्टर थ्योरी स्पीयर्समैन ने दी थी। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है, एक जी फैक्टर है, एक एस फैक्टर है। जी से क्या होता है? जर्नल फैक्टर। एस से क्या होता है? स्पेसिफिक, ठीक है। जी फैक्टर में क्या है? हम व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह किसी में अलग अलग होती है। जो यह सामान्य बुद्धि है यह जन्मजात होती है, जो कि हेरिडिटी पे जो हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। जो एस है, जो हम जिसने ट्रेनिंग करके सीखा है, जैसे कि गाना सीखना है, वो स्पेसिफिक फैक्टर में आया क्योंकि हमने उसमें क्या करा है? उसमें कोशिश करी है, दूसरा से अर्जित करी है। वहाँ आगे चलेंगे। गुरु फैक्टर थ्योरी क्या है? गुरु फैक्टर थ्योरी यह इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। गुरु फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। यूनी फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? बिने ने। टू फैक्टर थ्योरी का किसने किया था? स्पीयर्समैन ने। और गुरु फैक्टर का थर्स्टन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है, ठीक है, बहुत से सारी योग्यताओं का मिश्रण है। अब देखेंगे सबसे फेमस थ्योरी जो कि है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि का अलग अलग दिशाएं हैं। बुद्धि अब अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार बनते हैं, जिनमें वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। तार्किक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, जिसमें मैथमेटिकल चीज सुलझाने की वह होती कैपेबिलिटी होती है। इनमें तार्किक योग्यता, मैथ और कैलकुलेशन अधिक होती है। जिनमें ये अधिक होती हैं वे क्या बनते हैं? वे हमारे इंजीनियर बनते हैं, बैंकर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। आगे देखते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एक बार मैं बताता हूँ स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये मतलब सॉरी ये एक आपका प्लाट है। क्या ही आपका प्लाट है और आपने एक मिस्त्री किया है, ठीक है, आर्किटेक्चर किया है। अब वो बता देगा यहाँ पे गैरेज बन जाएगी, यहाँ पे आपका रूम बन जाएगा, यहाँ पे आपका बेडरूम बन जाएगा, यहाँ पे आपका एक पार्क बन जाएगा। मतलब कि वो एक ऐसे अंदाज़ा लगा लेता है, उसमें ही इसी को बोलते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे बहुत चीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है, ये होता है, ठीक है, कुछ आकृतियाँ बनी होती हैं, तब बाहर भी कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं, तो में बच्चों को फिट कराया जाता है। वो उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए ही यह किया जाता है, ठीक है। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्टर आदि बनते हैं। शारीरिक गतिविधि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास हो वे अभिनेता, अभिनेत्री, क्योंकि डांस करते समय भी तो आपको अपनी बॉडी को चलाना पड़ता है, एथलीट, डांसर, ठीक है। संगीतात्मक बुद्धि, मतलब संगीतात्मक बुद्धि क्या होती है? इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। किसकी बुद्धि अधिक होती है? संगीत की बुद्धि अधिक होती है। इंटरपर्सनल, देखिए इंटरपर्सनल एक होता है इंटर होता है बाहर, ठीक है, और इंट्रा आगे इंट्रा आएगा। इंट्रा का मतलब होगा अपने अंदर, इंट्रा का मतलब होता है कि अपने अंदर, ठीक है।
इंटरपर्सनल इंटरेक्ट, इसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों मतलब दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। ऐसी नेताओं में और अध्यापक में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रा मतलब कि इसके द्वारा खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वह आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। अपने आप की खोज में निकलना, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। क्या बनते हैं? वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इस बुद्धि में व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान बनते हैं। अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम दुनिया में क्यों आए, भगवान क्यों है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे साधु संत या फिलोसफर बनते हैं। आलोचना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को नहीं मापा जा सकता। इसकी आलोचना यह है कि भाई इतनी इंटेलिजेंस बता दी, 9 प्रकार इंटेलिजेंस बता दी, अब इनको मापा तो जा नहीं सकता अलग अलग को। आगे आते हैं 3 डायमेंशनल थ्योरी। 3 डायमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। किसने किया था? जेपी गिलफोर्ड ने। इस सिद्धांत की बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। किससे निर्मित है? इसको याद रखो, 3 डायमेंशनल को कोप से, COP कोप। कोप का मतलब कि विषय वस्तु कंटेंट पर आधारित है, कंटेंट पर, दूसरी ऑपरेशन पर, संक्रियाएं पर, तीसरी प्रोडक्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रोडक्ट पर आधारित है। ये थ्योरी आपकी इतनी नहीं पूछी जाती, सिर्फ याद रखो कि 3 डायमेंशनल थ्योरी किसने दी थी? जेपी गिलफोर्ड ने। और किस तत्वों पर आधारित है? कोप पे, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट पर। और देखते हैं तरी चापिए तीर गट्टे के ट्राइरिक थ्योरी। ट्राइरिक थ्योरी किसने दी है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया है। स्टर्नबर्ग ने किया है। और बताइए स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? ठीक है, ऊपर बताओ कि स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, कमेंट में बताना। ठीक है, आगे देखते हैं स्टर्नबर्ग के 3 भागों में बांटा। स्टर्नबर्ग ने 3 भागों में बांटा है। ट्राइरिक थ्योरी को स्टर्नबर्ग ने 3 भागों में बांटा है। इसको आप याद रख सकते हो CCE से। स्टर्नबर्ग को याद रख सकते हो CCE से, CCE से। ठीक है, C से कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। मैंने तो इस प्रकार याद कर लिया था। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंटल। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। व्यक्ति को अपने अनुभव से कुछ नई चीज़ खोज करता है और अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, गठकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं कि ये अपनी बुद्धि से कुछ भी सोच लेते हैं, अमूर्त बुद्धि होते हैं कि ठीक है, ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानने की कोशिश करते हैं। कंटेक्चुअल बुद्धि में क्या होता है? संदर्भात्मक बुद्धि, व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसके अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखने में व्यवहारिक होते हैं। मतलब कंटेक्चुअल, मान लेगा आपको कुछ चीज़ याद करनी है तो आप किसी कंटेक्स्ट में याद करते हो, निमोनिक्स बना के याद करते हो, ट्रिक बना के याद करते हो। तो इन प्रकार के व्यक्ति में कंटेक्चुअल बुद्धि काम आती है। अब बात करते हैं अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम भी विकास की तरह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अतः व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा सीखना होता है। सीखने से एडेप्टेशन में सहायता मिलती है, अनुकूलन में। सीखना यूनिवर्सल है, हर एक हमेशा सीखना चलता रहता है। देखिए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर बल देना चाहिए। ठीक है, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग
में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको कई तरीके से सोल्व करना सिखाया जाता है। ठीक है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः सेल्फ डायरेक्टेड हो। अगर अपने मन होना, अपना जी होना, तो वो और बढ़िया तरीका होगा। ठीक है। परीक्षाओं और कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। करके सीखना। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगर आपको अधिगम अच्छा करना है तो आपको उस बच्चे की भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मतलब कि बच्चा जितना भी क्रियाओं में भागीदार होगा वह उतना सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, एनालिसिस, समालोचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग, हिंदी में क्रिटिकल थिंकिंग को समालोचनात्मक कहते हैं। ठीक है। और समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। किसी चीज़ को एनालिसिस करना, किसी के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। अब देखते हैं कराउस ऑफ लर्निंग। अधिगम के चक्कर क्या होते हैं। अधिगम के चक्कर, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि किसी माध्यम से ग्राफ आरेख से प्रदर्शित की जाती है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता, अधिकता और शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। सबसे पहली है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या होता है। ये होता है सीखने की, यहाँ पे स्पीड ऑफ लर्निंग होती है। स्पीड ऑफ लर्निंग, ये स्पीड ऑफ लर्निंग को दर्शाता है और ये अभ्यास को दर्शाता है और ये रेखा गति को दर्शाती है। इसमें गति एक समान होती है। देखो एक समान है, बिल्कुल एक समान है, तो ये सरल रेखीय वक्र है। दूसरा है उन्नोत्तर वक्र, इलेवेशन। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद गति धीमी होना शुरू हो जाती है। देखो इसमें देखो उन्नोत्तर अधिगम वक्र। उन्नोत्तर अधिगम वक्र में क्या होता है। उन्नोत्तर मतलब ऊंचा, पहले ऊंचा जाओगा फिर एकदम नीचा आ जाएगा। जब ये ऊपर जाओगा तो इसमें गति तेज होगी, नीचा होगा तो गति कम होगी। ठीक है। उसके बाद है नतोदर। नतोदर वक्र में क्या होगा। देखो यहाँ पे देखो कि पहले नीचे है फिर ऊपर चली गई, पहला गति कम होगी फिर तेज हो जाएगी गति। ठीक है। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, बाद में गति तेज होना शुरू हो जाती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। मिश्रित अधिगम वक्र ये बनता है ऐसे। अब बताओ आप, यहाँ पे क्या है गति, यहाँ तक गति है कम, यहाँ से यहाँ पे गति कम है, फिर होगी तेज और फिर होगी कम। ठीक है। इसमें गति तेज और कम दोनों होंगी। ठीक है। यह उन्नोत्तर और नतोदर वक्र का मिला जुला स्वरूप है। अब अधिगम पठार क्या होता है। अधिगम पठार, लर्निंग प्लेटू, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है न ही अवनति। अधिगम पठार में अधिगम की गति 0 होती है। जैसे कि देखिए इसमें ही देखो, यह यहाँ पे एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पे गति न तो बढ़ती है न ही कम होती है। आई बात समझ में, आगे चलती है। लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। शिक्षण के स्तर 3 प्रकार में बांटा गया है। किस प्रकार से हम टीचिंग कर सकते हैं। सबसे पहली है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दी थी। आप किसी को दिल से याद रख सकते हो, मेमोरी दिल से। वैसे मेमोरी दिमाग से याद होती है, परंतु आप दिल से रिलेट करना। मेमोरी लेवल क्या था, हर्बर्ट ने दिया था। इस स्तर में बच्चे रटने पर बल दिया जाता है। यह अधिगम प्रक्रिया सबसे निचला स्तर है। देखिए अब छोटी कक्षा में देखा होगा तो बच्चे को याद कराते हैं 1 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। ठीक है। या फिर 1 आऊँ 1 का, 2 काऊँ 2, 5 काऊँ 5। इस प्रकार आपने भी याद करे होंगे। ठीक है। सबसे निचला स्तर है जो कि छोटी कक्षाओं के लिए यूज में लिया जाता है।
यह स्तर शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है, सीधे में ज्ञान प्राप्त करना होता है कि यह 1 होता है, यह 2 होता है, यह 3 होता है। ठीक है, आगे है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? मॉरिसन ने। अभी बताओ मोरी क्या होता है? मोरी देखी है, चूहा बिल्क होता है उन, या फिर मोरी होती है। मोरी क्या होती है? अंडर होती है, नीचे होती है। मोरी क्या होती है? अंडर। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है। यह स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इस तरह रटने की बजाय ज्ञान के अच्छी तरह समझने पर बल दिया जाता है। इस तरह में बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, वो इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनको व्यवहारिक प्रयोग कर सके। चिंतन स्तर यह सबसे उचला स्तर होता है, ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त किए जाते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने पर अवसर दिया जाता है। यह बड़ी कक्षाओं में होता है। आप देखते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण होता है। यह शिक्षण का छोटा सा स्वरूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन ने किया था। माइक्रो टीचिंग एलन ने दी थी। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करता है। अब इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड होता हमारा 36 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन को इसको बोलते हैं हमारा रेनफोर्स बोलते हैं, रेनफोर्स देना। ठीक है, आगे है प्रश्न कौशल प्रवाह। सबसे पहले क्या होता है? पाठ योजना, लेसन प्लान बनाए होंगे आपने। सबसे पहले लेसन प्लान का निर्माण होता है। पहले टीचर लेसन प्लान बनाता है। कक्षा शिक्षण, पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। यह 6 मिनट, ठीक है, पढ़ाएगा। इसमें 6 मिनट का समय रिजर्व होगा। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने के लिए 6 मिनट। जो पढ़ाया है उसका वो फीडबैक लेना, बच्चा तो पूछना। फिर अगर कुछ कमी होगी तो फिर पुनः पाठ योजना में 12 मिनट होती है। फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि में भी 6 मिनट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का ट्रांसफ़र देखते हैं। ठीक है, एक बार बता दूं, एक बार इसको पूरी तरह से याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना, अच्छी तरह से पूछ लिया जाएगा कि किसका कितना समय होता है। कुल समय 36 मिनट का होता है। ठीक है, एक बार इसको सभी को ध्यान से देख लेना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल दूसरे सीखे हुए कौशल में काम को प्रभावित करता है तो सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने में काम आ जाता है। स्थानांतरण के प्रकार, धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है? धनात्मक स्थानांतरण में पुराना ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों के सीखने में कार्य करे। कोई पुरानी सीखी हुई चीज़, जैसे कि हमने मैथ सीखा, वो विज्ञान में कोई साइंस में न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। तो ये हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। ठीक है, देखिए, जब कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने को पॉजिटिव ट्रांसफर बोला जाता है। हिंदी भाषा ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो इसे धनात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफर बोलते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जो पहले वाला ज्ञान नई चीज़ सीखने में काम ना आए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सा की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है। क्या होता है? धीमे चलने में बाधक होता है। इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। शून्य स्थानांतरण, सीखने की प्रक्रिया जब पूर्व अनुभव, जब पिछला ज्ञान था, न तो सहायक हो, न तो बाधक हो, न तो सहायता करे न तो उसका बाधा करें, इन्हें क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अक्षैतिज स्थानांतरण क्या है? जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार लगभग समान स्थिति में किया जाता है
तो इसे स्थान किस चीज कौशल कहते हैं। जैसे कि गणित में जोड़ घटा प्रश्नों में, विज्ञान में भी काम आना, जो चीज़ कति एज इट इज़ काम आ जा, कति एज इट इज़ बिल्कुल सेम चीज़ काम आ जा, तो उसे एक्सिटीज हॉरिजेंटल लर्निंग कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, डायलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधित कठिनाई होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधित कठिनाई होती है। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखना, लिखने संबंधित कठिनाई। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन आ रहा तो गणितीय गणना संबंधित समस्या। डिसमोर्फिया, मोर को मुर्गा समझ बैठो तो भ्रम हो जाएगा आपको, डिसमोर्फिया भ्रम वाली स्थिति। डिसफेजिया, फेजिया मतलब बोलना, बोलने संबंधित बीमारी। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, शारीरिक कौशल। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल से रिलेटेड होता है, ठीक है। डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित होता है। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित होता है, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित होता है। अब आता है ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बहुत हाइपर होता है, इनमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता। ऑटिज्म क्या होता है? दोहराव रिपीटेटिव, बार बार किए जाने वाले व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक सोशल कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के स्थान पर PWD एक्ट 2000, RPWD एक्ट ये गलत कर दिया है, गलत लिखा गया है। सबसे पहले तो PWD था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया था। इसके स्थान पर फिर क्या कर दिया? RPWD एक्ट लाया गया, जो कि 2016 में लाया गया। PWD एक्ट, RPWD एक्ट 2016, PWD एक्ट 1950 में मौजूद 7 विकलांगता को 21 प्रकार की विकलांगता कर दी है। वे 21 प्रकार की विकलांगता बहुत हैं, मैं कुछ के नाम देता हूँ, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, और भी बहुत सारी विकलांगताएँ हैं, जैसे कि और भी विकलांगताएं हैं, ब्लड से रिलेटेड कुछ विकलांगताएं हैं, होमोफेलिया, सिकल सेल, होमोफेलिया है, सिकल सेल है, और भी हमारी ड्वार्फिज्म भी एक विकलांगता है। ड्वार्फिज्म के बाद वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी एक विकलांगता है। एसिडिक अटैक कर देते हैं तो विकलांगता की श्रेणी में वो भी आता है, ठीक है। ये बहुत सारी विकलांगता, 21 विकलांगता हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियाँ: जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे करना, बुक्स और TLM प्रदान करना, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी रह गई थी भाई। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो कि शारीरिक से रिलेटेड होती है, जो कि चल नहीं सकते हैं उनकी होती है। चलन अक्षमता होती है, गामक अक्षमता होती है। यह अक्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल का सही तरीके से ना चलने से संबंधित है। जैसे कि आपने कई विद्यार्थी देखे होंगे जो कि पैरों से नहीं चल पाते, तो उन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। उनका मानसिक लेवल बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अब आते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थारनडाइक ने बिल्ली पर वो किया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखो कौन सी थ्योरी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? थारनडाइक ने दी थी। त्रुटि मतलब गलती, प्रयास मतलब ट्रायल की थ्योरी। थारनडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये हमारे थारनडाइक, ये क्या कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे थारनडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस को बढ़ा दे, वह उसी प्रकार की अनुक्रिया करेगा, वह बार बार अनुक्रिया दोहराएगा और कुछ ना कुछ सीखेगा, ठीक है। अब उसका प्रयोग क्या था? उसका प्रयोग देखो, थारनडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था। वह बाहर मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा था। बाहर मछली देखो, मछली है, बाहर मछली देख बिल्ली हलचल कर दी और लीवर पर पैर मार देती
इस तरह से बिल्ली ने लीवर को दबाना सीख गई और मछली अंदर आ जाती थी। ठीक है, इस प्रकार क्या होगी, मछली सीख गई इस चीज़ को। इस प्रयोग क्या बताता है, जब हम प्रयास करेंगे, बिल्ली ने क्या किया, प्रयास, त्रुटि भी होंगी, गलत जगह भी हाथ लग गया बिल्ली का, ठीक है, अंत में वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, यानी सीख जाएगा। ठीक है, ये था इसका सिद्धांत। थार्नडाइक के दो नियम थे, प्राइमरी लॉ था और गो नियम था। देखो इसमें क्या था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल में क्या आता, दोबारा प्रयास करो, मतलब दोबारा, मतलब री बोलते हैं उसको, री। ठीक है, सबसे पहले है इस ई से याद रखो, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें क्या यह नियम बताता है, किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। आगे है इफेक्ट, यह बताता है यदि सीखना संतोषजनक हुआ तो हम तीव्र गति में सीखेंगे। अगर हमें उसमें सेटिस्फेक्शन मिल गई, हमारा अंदर तय मन है, तो हम और बढ़िया तरह सीखेंगे। लॉ ऑफ रीडीनेस, यह नियम बताता है किसी काम को करने के लिए जितना तत्पर रहेंगे, जितना एक्साइटेड रहेंगे, वो काम उतना ही बढ़िया तरीका सीख लेंगे। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले है प्राइमरी। मुख्य नियम में क्या थे, आप याद रखो, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर से रीडीनेस मतलब तत्परता, ई से एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, अभ्यास है। आगे देखेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, थार्नडाइक ने इस नियम पुरस्कार और दंड का महत्व बताया है, पुरस्कार और दंड का महत्व भी बताया है। सेकेंडरी लॉ में क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। बिल्ली ने बहुत प्रयास करे। हम देखो किसी भी चीज़ होना है, सोल्व करोगे तो हम सारे प्रयास, सारे जतन करेंगे, क्यों किससे भी तरीका उसका उत्तर आ जा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स देते हैं। यह नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखने में अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं, उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि हमें मालूम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन क्या है, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में, मतलब पूरे कार्य को क्या कर देंगे, छोटे छोटे भागों में बांट देंगे। ठीक है, और छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो हम आसानी से सीखेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मीकरण, जो चीज़ मतलब उस दिशा सेम। इस नियम के अनुसार नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। एसिमिलेशन क्या है, नया काम है उन्हें पुराने काम तक जोड़ना, इससे अधिगम सुगम बनता है। मोटरसाइकिल पर बैठना सीखा साइकिल, तो फिर हमने क्या सीखी, मोटरसाइकिल सीखी, मतलब जो ये पुराना ज्ञान है नवी ज्ञान सीखने में काम आया। ठीक है, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, यह नियम हमें बताता है किसी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो काम कम सीखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटेड थिंकिंग, इस नियम का अभिप्राय पहले की गई क्रिया अन्य परिस्थितियों में उसी प्रकार का करना। ठीक है, मतलब जो पहले सीखी थी वैसे की वैसे, ये थोड़ा सा रिलेटेड है आपका, थोड़ा सा रिलेटेड है, वो था ना हमारा, इससे रिलेटेड है जो हमने एक्स से 30 स्थानांतरण पढ़ा, वही हमारा एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, जो चीज़ सीखी वैसे की वैसे ही दूसरी चीज़ में काम आ गई। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हमने ये सीखी हैं, सबसे पहले हमें सीखा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। सबसे पहला था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, छोटा ही लिखता हूँ, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा हमने क्या सीखा, एक आखिर में सीख के आए हैं एसोसिएटेड शिफ्टिंग सीख के आए हैं। तीसरा क्या है आपकी उस पर डिपेंड करता था ये लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर एसिमिलेशन था। ठीक है, एसिमिलेशन था। ठीक है, सबसे पहले हमने लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स देखा, उसके बाद हमने लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन देखा, फिर आगे लॉ ऑफ एसिमिलेशन देखा, फिर एसोसिएटिव शिफ्टिंग देखा। और सबसे प्राइमरी लॉ में हम सीख के आए थे री। आर से क्या होता है, रीडीनेस, ई से इफेक्ट, ई से एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंटल। ठीक है,
अब पढ़ेंगे एरर, गलतियाँ। बच्चे की गलतियाँ बहुत अच्छी होती है क्योंकि बच्चा गलती करके ही सीखता है। वो अपनी गलती को पहचानेगा और उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा। जब उसको सुधारेगा तो उस चीज़ को ठीक करेगा, उसमें क्या होगा, ज्ञान भी उस चीज़ के बारे में बढ़ेगा। ठीक है। बच्चों की एरर उनकी सीखने की प्रोसेस का एक पार्ट है या बच्चों की थिंकिंग समझने का एक रिसोर्स है। स्टूडेंट्स एरर इंडिकेट्स करती है तो उन्हें यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत होती है, उसे बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। यांत्रिक होता है बार बार। ठीक है। अब आते हैं अल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक सिद्धांत। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने। सोशल थ्योरी किसने दी? अल्बर्ट बंडूरा ने। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? थारनडाइक ने। थारनडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली पे किया था। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा थे कनाडा के। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे? कनाडा के थे। और थारनडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है, अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य 3 नामों से जाना जाता है: ऑब्जर्वर लर्निंग थ्योरी, इमिटेशन की थ्योरी, मॉडलिंग की थ्योरी। ऑब्जर्वर मतलब अल्बर्ट बंडूरा ने ऑब्जर्विंग की थी। कैसी ऑब्जर्विंग की थी? आगे देखेंगे। इमिटेशन की थ्योरी भी इसको बोला जाता है, मॉडलिंग की थ्योरी भी इसको बोला जाता है। इसके प्रयोग में अल्बर्ट बंडूरा ने बेबो डॉल पर प्रयोग किया। इनमें से उन्हें 3 फिल्म दिखाई। बेबो डॉल का प्रयोग करा और 3 फिल्म दिखाई अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है। सबसे पहले दिखाई प्यार वाली। जब प्यार वाली दिखाई तो लड़की डॉल को प्यार करने लगी। अब सामाजिक दिखाई तो जो बच्ची थी ना, उसका सामाजिक व्यवहार ऐसा करने लगी। हिंसा दिखाई तो लड़की ने डॉल को फेंक दिया। ठीक है, समझे। बंडूरा के अकॉर्डिंग क्या है? बंडूरा के अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस दी गई हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे? आराम से याद रखो, आराम। ठीक है, आराम से याद रखो। अल्बर्ट बंडूरा ने आराम करा। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा देखो बूढ़ा हो रहा था बेचारा। अल्बर्ट बंडूरा क्या हो रहा था? बूढ़ा हो रहा था। देखो कहाँ है ये बूढ़ा। इसको क्या किसकी ज़रूरत थी? आराम की ज़रूरत थी। ऐसे अटेंशन, आराम, ऐसे अटेंशन अवधान, री से रिटेंशन, आर से रिप्रोडक्शन, एम से मोटिवेशन। ठीक है। तो उसने बताया कि जो बच्चा है अटेंशन, कुछ चीज़ क्या करता है? ध्यान से समझता है, उस पर अटेंशन देके। फिर रिटेंशन, जो अटेंशन से उसने सीखा, जो उसको धारण करता है। फिर रिप्रोडक्शन, जो सीखा है उससे कुछ और कार्य करेगा जिससे उसको क्या मिलेगा? उससे उसका परिणाम मिलेगा। और जो परिणाम बढ़िया हुआ तो उसको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है। सबसे पहले रिटेंशन करेगा, सबसे पहले बच्चा अटेंशन करेगा, अटेंशन से कुछ सीखेगा। फिर जो सीखे हुए ज्ञान को रिटेंशन करेगा, मतलब धारण करेगा। फिर उस जो सीखे हुए ज्ञान से कोई दूसरे काम में काम लेगा, जिससे उसको क्या मिलेगा? जिससे उसको रिप्रोडक्टिव, उसको मतलब कि उसको फल मिलेगा। और फिर उसको उस फल से जो मोटिवेशन आएगी, आखिर में क्या आएगी? उसको मोटिवेशन आएगी। आई बात समझ में? पावलाव की थ्योरी थी कुत्ते के ऊपर। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है। ये पावलाव ने दी थी। यह एक रूसी वैज्ञानिक थी। 1904 में पावलाव को नोबेल पुरस्कार मिला है। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अनुसार किसी की उत्तेजना पैरेलल, अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना पर बढ़ाने पर करता था। एक बार मैं मोटा आपको बता दूं। पावलाव ने क्या कर दिया? एक कुत्ता था। क्या था? एक डॉग था। कुत्ता क्या करता था? कुत्ता को जब खाना दिया जाया करता, जब कुत्ते को खाना दिया जाया करता तो क्या कहता? कुत्ते पर लार आया करती और खाना देने से पहले एक घंटी को बजा दिया करते। क्या बजा दिया करते? घंटी को बजा दिया करते। कितनी बेकार घंटी बनी है। ठीक है, एक बार घंटी बना लेते हैं। ठीक, घंटी बजा दी जाया करती।
ठीक है। फिर यह प्रक्रिया न दोहराई गई रोज रोज। तो क्या होता था, जब खाना देते थे उससे पहले घंटी बजा देती थी तो कुत्ता समझ गया, पहले घंटी बजाई फिर भी कुत्ते के मुंह से लार आने लगी, खाना नहीं दिया घंटी बजाई फिर लार आने लगी। तो अब देखो, अब इनका कुछ नाम दिया गया है, ये पूरा मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया, पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने अभी समझा दिया है। देखिए, जो घंटी है ना, हमारी घंटी है वह हमारी कंडीशन के कंडीशन धरती, घंटी बजाओगे जब खाना मिलेगा। देखिए, खाना पहले कंडीशन देखो क्या था, इनमें अनकंडीशनल स्टिमुलस था, लार आना। देखो लार आना क्या है, लार आना स्टिमुलस है, लार आना क्या है, स्टिमुलस है, मतलब कि उत्तेजना है। और घंटी क्या है, घंटी एक कंडीशन है। सबसे पहले कोई कंडीशन नहीं थी तो अनकंडीशन थी, तो लार आई स्टिमुलस आया। फिर घंटी बजा दी, घंटी है जो कंडीशनल है, घंटी बजाई और लार आएगी, कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है। अब देखेंगे कि अब कुत्ते को क्या किया गया, अब फिर से घंटी बजाएगी, लार आई, कंडीशन लगा दी और रिस्पॉन्स मिला। दो चीज़ है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, दो चीज़ है, स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है। ठीक है। लार आना क्या है, सॉरी देखो मैंने क्या बताया था, जो लार है ना, लार का आना रिस्पॉन्स, मैंने स्टिमुलस बता दिया था, गलती होगी। लार का आना क्या है, रिस्पॉन्स है। क्या है, लार का आना रिस्पॉन्स है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे खाना है, बीच में कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है। फिर खाना क्या किया, घंटी बजाई गई, कंडीशन लगा दी, कंडीशनल स्टिमुलस। अब देखो, अब क्या किया गया, फिर क्या किया गया, अब घंटी बजाई, अब क्या किया, फिर तीसरे में क्या, खाना देने से पहले क्या बजाई गई, घंटी बजाई गई और फिर क्या आ गई, फिर उसका रिस्पॉन्स आ गया, क्या आ गया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब घंटी बीच में आई, खाली घंटी बजाई, कंडीशन है घंटी बजाई, फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया। ये चीज़ है। स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की स्टेज कितनी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की 3 स्टेज है। कितनी स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं। सबसे पहले क्या है, एक तो है स्टिमुलस जर्नलाइजेशन की स्टेज है। स्टिमुलस किसकी है, स्टिमुलस जर्नलाइजेशन की स्टेज है। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों में वैसा रिस्पॉन्स करने लग जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो अनकंडीशनल स्टिमुलस था कि खाना था, क्या था, खाना था, अनकंडीशनल स्टिमुलस। उसके पहले घंटी बजा दी जाती थी तो उसे क्या मिलता था, खाना। उसने क्या सीखा कि घंटी बजाने पर खाना मिलता है। अगर इसको ऐसे सीख लेता था, जर्नलाइजेशन की प्रक्रिया है, स्टिमुलस जर्नलाइजेशन की। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य स्टिमुलस के प्रति वैसा रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि वह अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर कुत्ता लार टपका शुरू कर देता है। अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करे, अगर घंटी बजाने के बाद खाना न दिया जाए तो क्या होगा कि कुत्ते की लार आनी बंद हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अब वो ना कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच में अंतर करना शुरू कर देता है। आज बात समझ में। तो इसकी कितनी स्टेज थी, जर्नलाइजेशन और हमारी थी एक्सटिंक्शन, विलोपन और डिस्क्रिमिनेशन थी। आगे देखते हैं बीएफ स्किनर। बीएक्स में ऑपरेंट कंडीशन चूहे पर दी थी। इस सिद्धांत का प्रतिमान अमेरिकन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने किया था। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया। बीएफ स्किनर ने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स पर जोर दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस पे जोर दिया गया है,
रिस्पॉन्स पे जोर दिया गया है। इसलिए इसे प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। प्रसूत ऑपरेंट कंडीशन की बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे उसके बाद कबूतर पर किया। उन्होंने एक बक्सा लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें छिद्र था। जब लीवर दबता तो खाना आता था। उस छिद्र द्वारा चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक पैर लीवर पर लगा और उसके बाद उस छिद्र से खाना आ गया। उसके बाद उसे इस क्रिया को दोहराया, खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा अब प्रतिक्रिया करना सीख गया और खाना मिल जाता था। इसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। आप थायरनडाइक के बिल्ली के सिद्धांत में और इसमें अंतर कर कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें भी एक लीवर था और वह दी जाया करती, ठीक है। पर जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत है चूहे पे और कबूतर पे किया है। इसमें उन्होंने किस पर बल दिया है? रिस्पॉन्स पर बल दिया है। चूहे ने बहुत सारा रिस्पॉन्स दिया, आखिर में गलती से कहीं पर लीवर पर टक गया होगा, उसका हाथ पैर जो भी, ठीक है। अब इसमें क्या समझाया गया है? इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है, पहले अनुक्रिया होती है, इन्होंने बताया पहला रिस्पॉन्स होता है, बाद में स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस मतलब खाना। स्टिमुलस क्या था? खाना। पावलोव की थ्योरी में स्टिमुलस क्या था? पावलोव की थ्योरी में तो जो वो भी था, खाना ही था, जिससे लार आती थी, ठीक है। जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे ही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। रिस्पॉन्स हुआ, फिर खाना मिला, स्टिमुलस मिला, खाना खाते उसको मजा आया, उसको क्या मिला? रिइंफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन मिल गया। तो इसने अपनी थ्योरी में पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट की भूमिका महत्वपूर्ण बताई है। रिइंफोर्समेंट जिस उद्दीपक देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे कि आप पेपर में टॉप किया और आपके घर के आपको मोटरसाइकिल दिला दो तो आप राजी हो जाओगे, तो फिर क्या करोगे? आप और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। पॉजिटिव पुनर्बलन जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। नेगेटिव जैसे दंड देना, मारना या डांटना। जैसे कि अगर कोई बच्चा वो कर रहा है, उसको डांट दिया, गलत काम कर रहा है, तो वो अब क्या अपने ठीक रास्ते पे आ जाएगा। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, नकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है तो प्राणी दोहराता नहीं है, ठीक है। पुनर्बलन अनुसूची कंटिन्यूसली रिइंफोर्समेंट शेड्यूल जब क्रिया होती है तो पुनर्बल दिया, जैसे कि प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, और ये अच्छा नहीं होता है। आंशिक पुनर्बलन भी अच्छा होता है, कभी कभी तारीफ करना ही सही होता है। अगर हम बार बार करेंगे तो बच्चे को आदत पड़ जाएगी, बच्चा इतना एक्साइटेड नहीं होगा, ठीक है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, ये थी एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी, और ये थ्योरी इतनी पूछी नहीं जाती है वैसे, पर मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आपने आगे जाके डीएसएस भी देना है, केवीएस भी देना है, एचटेट में तो आप टॉप करके जाओगे। मैं ये वीडियो देख लेना, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देख लेना। एरिक एरिक्सन की थ्योरी मैं कराऊंगा, ठीक है। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। उनके अकॉर्डिंग उनका पूरा जीवन 8 स्टेप से गुजरता है। 8 स्टेप, जो भी मैं स्टेप बताऊं उनको ध्यान रख लेना, जो भी मैं स्टेप बताऊंगा उनको अच्छी तरह से क्या रखना, ध्यान रखना। सबसे पहले है, अब मैं ये चाहूँगा कि स्टेजों को ना आप ना इंग्लिश में याद रखें तो आपको ज़्यादा याद होंगी। सबसे पहले है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यह अवस्था 0 से 2 साल तक की होती है। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं और इसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 2 साल तक की है। इसमें अगर प्यार मिलेगा तो विश्वास बढ़ेगा, नहीं मिलेगा तो विश्वास घटेगा। फिर आती है
ऑटोनॉमी और सेम की, ऑटोनॉमी और सेम की स्वायत्ता। ठीक है, पहले तो ट्रस्ट में चाहिए तो ऑटोनॉमी और सेम की है, ये 2 साल से लेके 3 साल तक की होती है, 1.5 या 2 साल से। स्वायत्ता करते स्वयं से, अर्थात बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, उसे स्वायत्ता कहलाता है। दूसरी, बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो बच्चा अपने अंदर शक करने लगता है। एक बच्चा होता है कि वो सारे काम अपने आप करता है, तो उससे क्या होता है, बच्चे में ऑटोनॉमी आती है, स्वायत्ता आती है। और दूसरी तो बच्चे के माता पिता उसे रोक देते हैं तो बच्चे में शक का अनुभव हो जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमी सेम, उससे क्या हो जाती है, शर्म आने लग जाती है। क्या आती है, उसे शर्म आने लग जाती है। आई बात समझ में? पहली थी ट्रस्ट मिसट्रस्ट जो कि 0 से 1.5-2 साल की थी। दूसरी थी ऑटोनॉमी और सेम जो कि 1.5 या 2 साल से लेकर 3 साल तक की थी। ठीक है, अब है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 6 साल की है। या जब बच्चे समझने की क्षमता को थोड़ा विकास होता है, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास होता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होती है, क्यूरोसिटी बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ माँ बाप की उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं, डांट देते हैं तो गिल्ट फीलिंग करने लग जाता है। क्या होता है, गिल्ट फीलिंग करने लग जाता है। ठीक है, तो सबसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 6 साल की, मतलब बच्चे ने जिज्ञासा होगी तो वह पहल ट्राई करेगा, हर एक चीज़ में ट्राई करेगा। ठीक है, उस चीज़ तो वो क्या करेगा, उस चीज़ तक उसकी वो होगी, मतलब उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ मान ले कोई बच्चा है जो पहल करना चाह रहा है, किसी चीज़ न करना चाह रहा है, उसके माँ बाप कह दे कि अरे ये मत करना, ये मत करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चे को गिल्ट भावना आएगी अपने अंदर। ठीक है, आगे है चौथी स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियर, 6 से 12, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियर। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चे को कोई काम दिया जाए, उस बच्चे को काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हिंसा आएगी। ठीक है, इसमें क्या आएगी, हिंसा आएगी। 6 से 12 साल, इसमें क्या होगा, अगर 6 से 12 साल का बच्चा होगा, इसमें ना बच्चा माता पिता के काम करने की कोशिश करेगा। अगर वो कोशिश करेगा तो उसे खुशी मिलेगी, अगर नहीं करेगा तो उसे क्या आएगी, में हिंसा का भाव होगा। 12 से 18 साल का बच्चा, तो मैं पता है किशोरावस्था होती है, इनमें बच्चा अपना नाम बनाना चाहता है। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर पाते, अगर अपना नाम नहीं कमा पाते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मतलब कि क्या करना था, आप कर रहे हो आईएएस की तैयारी, आईएएस बन के नाम कमाना है, पर आईएएस का पेपर पास ना होया तो आप एसएससी में बढ़ गई, टीचिंग में बढ़ गए, इनमें तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आत्महत्या बनाओ अलगाओ, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 से 35 साल। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, उसे आत्मीयता कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं दूसरी तरफ जो आदमी दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह क्या होता है, अकेला रहता है, तो वो क्या होता है, सबसे अलग रहता है। सबसे पहली स्टेज कौन सी पड़ी है, मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ। सबसे पहली ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 1.5 या 2 साल की। दूसरी पीढ़ी है 1.5 से 2 साल तक लेकर 3 साल की, कौन सी थी वह अपनी, ऑटोनॉमी और सेम थी। तीसरी स्टेज कौन सी पीढ़ी है, तीसरी स्टेज थी अपनी 3 से लेकर 6 साल तक की। इसमें क्या था बताइए, इसमें बच्चा क्या करता था, देखो ऊपर है इनिशिएटिव गिल्ट, पहल बनाम दोष था, इनिशिएटिव गिल्ट थी। तीसरी कौन सी थी, और कौन सी थी, चौथी थी अपने से इन्फिनिटी, इंडस्ट्री और इन्फिनिटी की, और 5वीं थी आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन की। ठीक है, 5वीं किसकी थी, आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन की। ठीक है, 5वीं का तो ऐसे याद रखो, पहचान, 5 से पहचान, आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन। ठीक है,
छठी थी इंटीमेसी और आइसोलेशन। छठी कौन सी? इंटीमेसी और आइसोलेशन। एक बार फिर से, पहली थी ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ठीक है। दूसरी क्या थी अपनी? दूसरे में क्या था बच्चा? ऑटोनॉमी और सेम थी। तीसरे में क्या था? तीसरी में क्या था भाई? तीसरी में बताओ तीसरी में क्या था? तीसरी अवस्था थी अपनी जो कि 3 से 6 साल तक की थी। तीसरी अवस्था थी, तीसरी बताओ, देखो यहाँ पे देखो, तीसरी अवस्था थी, पूरा याद करना है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट था। पहली थी, ये थोड़ी मुश्किल है इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। पहली थी ट्रस्ट मिसट्रस्ट, दूसरी थी ऑटोनॉमी और सेम, तीसरी थी इनिशिएटिव गिल्ट, 3IG इनिशिएटिव गिल्ट, 3IG इनिशिएटिव गिल्ट थी। चौथी थी कौन सी थी? चौथी स्टेज थी हमारी इंडस्ट्रियल इन्फिनिटी। पांचवी स्टेज थी आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन। छठी थी अपनी इंटीमेसी और आइसोलेशन। और सातवीं कौन सी हमारी? जेनरेटिविटी और स्टैग्नेशन, जन्नात्मकता और बनाम स्थिरता। यह 35 से 65 साल की है भाई। इसमें क्या है, हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने सोचते हैं। दूसरी तरफ जो लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता उसमें स्थिरता आ जाती है। और सबसे आगे होती है इंटीग्रिटी और डिस्पेयर। 65 साल तक जब ऊपर प्रौढ़ावस्था आ जा है तो मैं क्या है, इस में उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह अपने भविष्य की बजाय बीते हुए दिनों को याद करता है, उसकी कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलताएं हुई हैं। यदि सफलताएं मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहा जाता है, इंटीग्रिटी कहा जाता है, उसको शांति आ जाती है। असफलता मिलती हैं तो उसमें निराशा आती है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए, ये कुछ एरिक्सन ने इस प्रकार इनको बांटा गया था। देखिए, इस प्रकार बांटा गया था, जो 0 से 1.5 या 2 साल की अवस्था है उसको क्या कहा गया? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो 1.5 साल से 3 साल की अवस्था है उसको ऑटोनॉमी और सेम कहा गया। जो 3 से 6 साल की अवस्था है उसको क्या कहा गया? इनिशिएटिव और गिल्ट कहा गया। जो 6 से 12 तक की अवस्था है उसको इंडस्ट्री और इन्फिनिटी कहा गया है। ठीक है। जो 12 से 18 साल की अवस्था, किशोरावस्था है, उसको क्या कहा गया है? उसको आइडेंटिफिकेशन की अवस्था कहा गया है। और जो आपकी 18 से लेकर जो आपकी 35 तक की अवस्था है उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है इंटीमेसी। क्या कहा गया? इंटीमेसी को क्या कहते हैं? हिंदी में आत्मीयता और अलगाव, इंटीमेसी और आइसोलेशन। सातवीं अवस्था क्या थी हमारी? सातवीं अवस्था थी हमारी जेनरेटिविटी, स्टैग्नेशन, और आखिरी थी इंटीग्रिटी और डिस्पेयर। ठीक है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आ गई है, प्याजे की थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी आ गई है? प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। प्याजे का मानना है जैसे जैसे बच्चों में बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। प्याजे ने क्या कहा? बच्चे क्या नन्हे वैज्ञानिक हैं, ज्ञान के सर्जन करता है, अपने ज्ञान के निर्माता हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसमें कुछ चीज़ देखेंगे। भाई ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, मेरे को पता है, तो थोड़ा सा नाराज़ मत होना, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। एक वीडियो में आपका पूरा कवर करा देंगे। ये आप चाहे तो पेपर से पहले देखना,
2-3 घंटे में सिलेबस कवर कर देना, या फिर आखिरी टाइम पे भी देख के चले जाना। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, ठीक है। बस थोड़ा सा कोऑपरेट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे हमें भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज प्रदान करने की वह मिल जाए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सब कुछ फ्री में कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री में, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें एक चीज़ आती है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। इसमें 2 प्रक्रिया होती है। एडेप्टेशन के अंदर एसिमुलेशन और एकोमोडेशन आती है। जैसे पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के साथ जोड़ना। अब देखो कि सबसे पहले उन्हें देखा, एक कुत्ता देखा जो कि क्या था, सफ़ेद था। फिर एक काले रंग का कुत्ता आया, फिर बताया किसी ने कि कुत्ते सफ़ेद भी होते, काले भी होते हैं। हाँ, फिर उन्होंने सोचा अच्छा ये भी कुत्ता, इसकी भी 4 टांग है, इसके भी कान है, मतलब ये कुत्ता ही है, मतलब कुत्ते काले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। उसे कहते हैं एसिमुलेशन। आगे देखते हैं अकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर दिया। एक बच्चे ने कुत्ता देखा, फिर वो कहा कि बिल्ली आई। बच्चे ने सोचा इसके भी 4 पैर हैं और इसके भी कान हैं, इसकी भी आँख है, पर अब उसने देखा इसकी तो मूंछ है, तो बुरा लगा, ओहो तो 4 पैरों वाला आदमी कुत्ता ही नहीं हो सकता, वो बिल्ली भी हो सकता है। तो पूर्व ज्ञान में क्या कर दिया, उन्हें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, समझे, ठीक है। ये होता है अकोमोडेशन। आगे देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में संतुलन बैठाता है। एकोमोडेशन और एसिमुलेशन के बीच में जब संतुलन बैठाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रेशन बोला जाता है। स्कीमा क्या होता है? मानव दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाना, उसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति प्रक्रिया जन्मजात होती है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा, आपने क्या देखा, कुत्ता देखा सफ़ेद रंग का, फिर काला कुत्ता देखा, आपके अंदर उस सफ़ेद कुत्ते का स्कीमा था, उसने सोच कर बता पाए कि हाँ यो कुत्ता है, काले रंग का भी कुत्ता हो सका है। तो जो उसकी छवि थी उसको ही स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने उसमें एडेप्टेशन की बात कही, एसिमुलेशन की, एकोमोडेशन की, इक्विलिब्रेशन की और स्कीमा की। अब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, स्कीमाओं को जोड़ना संगठन कहलाता है। हर एक स्कीमा को जोड़ना, कुत्ते का स्कीमा देखा, फिर आगे बिल्ली का स्कीमा देखा, फिर उसे संगठित किया और फिर उसने यह वह निकाला कि 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता ही नहीं, बिल्ली हो सकती है, भैंस हो सकती है, शेर हो सकता है, ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इंग्लिश में याद करना, हिंदी में याद करोगे तो आपका विनाश पक्का है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में भूल जाओगे। सबसे पहले देखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, फिर देखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर देखेंगे हम कौन सी देखेंगे, फिर हमारी आएगी कंक्रीट, फिर हमारी आएगी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। एक एक करके इनको बड़ी अच्छी तरह से देखेंगे। पहले स्टेज बता दूं, लिख के बता दूं। सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहली स्टेज कौन सी अपनी? सबसे पहली स्टेज अपनी है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहले पढ़ेंगे संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको बोला जाता है
कंक्रीट सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पाया जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? आप बच्चे से छुपा कर कोई चाबी रख दो, बच्चा उसे जब ढूंढ लेगा, कति न 2 मिनट नहीं लाओ है, ठीक है, कभी न कितने तक काट के लिया हो, ठीक है। ये थोड़ी हरियाणवी लैंग्वेज का यूज़ मैं कर रहा हूँ बीच में, क्या कोई बात नहीं, एच स्टेट आड़े हो तुम, हरियाणा के छात्र हो सारे, ठीक है। तो बच्चा कहीं से भी ढूंढ लेता है। आगे चलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष की हुआ है। इस क्रिया में करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। 2 से 7 साल का बच्चा है प्री ऑपरेशन स्टेज में। इनमें क्या होगा? प्री ऑपरेशन तब पहला, इसमें बच्चा चीज़ा ना देख पाओगा पर उस पर क्रिया नहीं कर पाओगा। इस स्टेज में बच्चा सिंबल्स का यूज करने में निपुण होता है। जैसे साइकिल शब्द सुन के माइंड में साइकिल की इमेज बना लेता है, मतलब सिंबल्स का यूज करने में निपुण होता है। साइकिल का ही तो हमने माइंड में साइकिल की इमेज बना ली। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, मतलब क्या करता है? गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। जैसे कि एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म, यह बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि बच्चा पड़ गया, हम नहीं कहते अरे चींटी मार दी, देखो चींटी मार दी, तो और उसे पीटने लग जाते हैं धरती को, तो वो उसमें क्या नहीं होता? अंतर नहीं कर पाता एनिमिज्म में। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है और वह कर रहा है, सोच रहा है, वह ईगोसेंट्रिज्म क्या है कि जो बच्चा कर रहा है ना वही सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब गलत है। ये ईगोसेंट्रिज्म की भावना आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और इसमें बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, ठीक है। जो कर आप उस तरह जो भी आप उस तलु आने वाली चीज़ दोगे तो वो उसी तरह व्यवहार करेगा। जैसे कि आप काम करना होगा, आपको चॉकलेट मिलेगी तो चॉकलेट के लिए बच्चा कोई भी काम कर लेगा, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाता। मान ले बच्चे को बता दो कि 4 + 6 10 हुआ है, अगर आपने उल्टा पूछा 6 + 4 कितना हुआ है तो बता नहीं पाओगा, तो इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाता है। मुद्रा संप्रत्य, दूरी, बारी, ऊंचाई व क्रम निर्धारण की योग्यता कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। दूरी, ऊंचाई, क्रम, सीक्वेंस आदि का बच्चे में कंसेप्ट ना आता। सेंट्रेशन क्या होता है? सेंट्रेशन, इस समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति कंसंट्रेशन होती है, मतलब इसमें क्या होता है? बच्चा सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दे पाओगा, बहुत सारी चीज़ों पे एकदम ध्यान नहीं दे पाओगा। कंजर्वेशन क्या होता है? अगर किसी वस्तु का साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे को इसकी समझ नहीं होती। जैसे कि एक ऐसा बर्तन है और एक थोड़ा लंबा बर्तन है, दोनों मात्रा में पानी आता बराबर, जूस आता बराबर, ठीक है। तो बच्चा कहेगा मैं तो बड़ा लूँगा, मैं तो बड़ा ये लूँगा, तो बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पाता। तो इसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। क्या बोला जाता है? उसको कंजर्वेशन बोला जाता है। आगे देते हैं सीरियसन। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों के उनके आकार में रखना सीख पाता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना सीख नहीं पाता है। मतलब कि बता दिया जैसे कि ये है और इसमें एक ऐसी शेप है और यहाँ पे ऐसी शेप दे दी और ऐसी शेप, तो बच्चा डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इसमें ये फिट होएगी या फिर ये फिट होएगी। तो इसमें सीरियसन की भी जो कमी होती है। आ गया था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, 0 से 2 तक सेंसरी मोटर थी। प्री ऑपरेशनल स्टेज थी 2 से 7 थी, 7 से 11 थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इरिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, जीववाद का गुण आ जाता है, एनिमिज्म का, मुद्रा, मनी का, भार का, संरक्षण का, क्रमबद्धता का आदि की योग्यताएं जो चीज़
ऊपर नहीं थी, जो 2 से 7 साल के बच्चे में नहीं थी, वे सारी चीज़ अब आ जाती हैं। ठीक है, इसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इस अवस्था में आता है, यानी बच्चा उदाहरण के रूप आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे कि पेड़ जरूरी या नहीं, हमारे लिए बच्चा आंसर क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलती है, ये क्या है, पेड़ जरूरी या नहीं, बच्चा पूछने लगा पेड़ जरूरी है या नहीं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लग जाएगा। अब आती है औपचारिक फॉर्मेशनल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 की। इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चा मूर्त चिंतन, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है। जो चीज़ आगे नहीं है उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, कल्पनाओं में खोया रहता है। इसमें बच्चा नियमों पर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की थी। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपने अवस्था की क्षमता को से भी अधिक सीख लेता है। मतलब इसमें बच्चे के सीखने को सीमित सा कर दिया गया है पियाजे ने अपने सिद्धांत में। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, पर अगर बच्चे को इन्वायरमेंट बढ़िया दे तो अपनी उम्र से भी ज़्यादा सीख सकता है। ठीक है, अब आते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि कोलबर्ग ने दी थी। ठीक है, इसमें आपको एक हिंज की कहानी सुनने को मिलेगी। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नैतिकता, मोरलिटी, वह गुण जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता जानता है। अब हिंज की कहानी क्या थी? हिंज की कहानी थी कि हिंज की जो पत्नी थी, सुनो इस कहानी को ध्यान से सुनो। हिंज की जो पत्नी थी वो बीमार थी और एक डॉक्टर था, उसने उस बीमारी का इलाज एक दवाई बना ली थी। तो हिंज के पास उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करने की कही कि उन्होंने अपनी जो दवाई थी उसका रेट 10 गुना कर दिया था और कुछ पैसे इकट्ठे करने की 1000 में बेचने की कुछ कही थी। तो हिंज था जो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, तो उन्होंने वह दवाई चोरी कर ली। बच्चों को एक कहानी सुनाई गई और इस कहानी के बिहाफ से बच्चों से पूछा गया कि बताओ हिंज ने सही किया या गलत किया। कुछ बच्चों ने बताया कि सही किया क्योंकि उसकी पत्नी मर जाती, और कुछ ने गलत किया क्योंकि उन्होंने चोरी की। तो ये इससे रिलेटेड थ्योरी है। मोरल डिलेमा क्या था इस कहानी में? सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा है। मतलब कि हिंद ने ठीक कराया गलत कराया, इसके बीच में जो वह ठीक है उन्होंने ठीक कराया गलत कराया, इसका डिसीजन नहीं ले पाया, क्योंकि एक तो चोरी करी, गलत भी करा, और ना करता तो उसकी पत्नी मर जाती। ठीक है, इसे कहते हैं मोरल डिलेमा। नैतिक तर्कण, लॉजिक, मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या थी? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया। सही और गलत में डिसीजन लेना मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्कण है। इसमें क्या है, जैसे कि इंज ने चोरी को चुना, उसने चीज चुन ली तो उसको मोरल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, उसे मोरल रीजनिंग बोलते हैं, समझे? डिसीजन ले लिया तो मोरल रीजनिंग। आप देखते हैं कोलबर्ग ने नैतिकता के कितने लेवल बताए हैं। नैतिकता के कोलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं। इसमें है कन्वेंशनल स्टेज होंगी उनकी, एक तो परी कन्वेंशनल स्टेज है। अब देखो 4 से 10 साल तक ये अवस्था शुरू है, क्योंकि 0 से 4 साल तक बच्चे में नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है, ये पहले ही भी हमने देखा है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में बांटा है, कन्वेंशनल स्टेज में बांटा है और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बांटा है।
जो इन्होंने अपनी स्टेज को कैसे बांटा है, उन्होंने अपनी स्टेज को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहली है परी कन्वेंशनल स्टेज। परी कन्वेंशनल स्टेज है, परी कन्वेंशनल स्टेज है। कौन सी स्टेज है? परी कन्वेंशनल स्टेज है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। दूसरी हमारी खाली कन्वेंशनल स्टेज है, खाली कन्वेंशनल स्टेज है। तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, तीसरी हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हिंज की कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? कोलबर्ग ने दी थी। सबसे पहली हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेट जो 4 साल से लेके 10 साल तक की होती है। 4 साल से लेके 10 साल तक की होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। 4 से 10 साल के बाद का सही गलत के बारे में बेरा नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्काण दूसरे लोगों पर निर्भर होता है। दूसरे लोग ही बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। नैतिक तर्काण दूसरों पर निर्भर होता है। सबसे इसमें जो इस स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पर आधारित होती है। हिंद ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा उसको तो सजा मिलनी चाहिए, तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है पनिशमेंट और ओबीडियंस, एवं बच्चा ने सोचा इंज चोरी की तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म, रिलेटिविस्टिस इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या है? इसमें यह बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें अगर आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, अगर आपका कोई पेन तोड़ देता था तो आप उसका भी पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स तोड़ देते हैं। इस अवस्था को इंडिविजुअलिज्म, रिलेटिविस्टिक इंडिविजुअलिज्म, जैसे को तैसा, तूने मेरे साथ ऐसा किया मैंने भी तेरे साथ ऐसा कर दिया। ठीक है, व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार वह उसके साथ खुद करेगा। ठीक है, देखो फोटो में देख सकते हैं। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 साल तक की अवस्था होती है। 4 से 10 साल तक की अवस्था परी कन्वेंशनल स्टेज होती है, जिसमें पनिशमेंट और ओबीडियंस होती है। और दूसरी हमारी होती है हमारी इंडिविजुअलिज्म, रिलेटिविस्टिक होती है। ठीक है, 10 साल से कन्वेंशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उनके अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। जैसे कि गुड बॉय गुड गर्ल, जैसे कि गुड बॉय गुड गर्ल, दूसरों के साथ भला बन कर अनुमोदन अर्जित करना। जैसे कि कई आपने देखे होंगे बच्चे कि टीचर जाता है, सर डेस्क साफ़ कर दूँ, सर मैं बोर्ड साफ़ कर दूँ, क्योंकि टीचर उसको गुड कहे, गुड गर्ल गुड बॉय कहे। ठीक है, आगे देखते हैं लॉ एंड ओरिएंटेशन। लॉ एंड ओरिएंटेशन क्या है? इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है कि इसमें बच्चा सोचता है कि हमें कानून का फॉलो करना चाहिए। देखो, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, यही में बच्चा कानून सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। इसमें बच्चा सोचेगा अगर उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो रेड लाइट देख कर ही वो पार करेगा, रूल को फॉलो करेगा, रूल बनाए रखेगा, लॉ की ओरिएंटेशन को बनाए रखेगा, लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन को बनाए रखेगा। ठीक है, सबसे पहले था प्री कन्वेंशनल स्टेज में 2 स्टेज पड़ी थी। कौन सी पड़ी थी? सबसे पहले क्या थी बताइए? पनिशमेंट वाली थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस थी। दूसरी थी इंडिविजुअलिज्म, रिलेटिविस्ट, और हमारी कन्वेंशनल स्टेज में थी गुड गर्ल एंड बैड गर्ल, और तीसरी स्टेज थी लैंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। आगे देखते हैं 13 साल से ऊपर जो कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आती है। इसमें क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या है?
इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए हैं। अगर नियम किसी को नुकसान करते हैं तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिप ओरिएंटेशन भी आती है। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, जैसे कि भगत सिंह। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमारी होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। मतलब बच्चे को अगर किसी के प्रति अन्याय हो रहा हो तो उसको बहुत गुस्सा आएगा अगर वो किशोरावस्था में होगा। तो इसमें 3 स्टेज थी। प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 साल की, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 4 से 7 साल की थी। सिर्फ 7 से ये थी हमारी जो प्री कन्वेंशनल स्टेज थी वो 4 से 7 साल की थी ना। हाँ 4 से 7 साल की थी भाई, 4 से 10 साल की थी, 4 से 10 साल की थी, 4 से 10 साल की थी। कितने साल की थी? 4 से 10 साल की थी। फिर अगली थी 10 से 13 साल की पोस्ट, और परी थी 13 से ऊपर। ठीक है, इनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना कैरोल गैलगिन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी है। मेल फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर में डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं थोड़ी उनका विनर भाव होता है और जो आदमी होते हैं उनका हृदय थोड़ा सा कठोर होता है। अब आते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी। वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है? लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे और पावलाव भी रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया, सोशल कल्चरल थ्योरी का प्रतिपादन दिया है। इस सिद्धांत में बताया कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंत्यक्रिया के बाद विकास होता है। सामाजिक अंत्यक्रिया सोशल इंटरेक्शन के बाद ही आपका विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता बाद में लर्निंग। ठीक है, पहले विकास होता बाद में लर्निंग। और वाइगोत्स्की क्या मानते थे? पहले इंटरेक्शन होता बाद में विकास। और पियाजे मानते थे पहले विकास बाद में अधिगम। तो इसने वाइगोत्स्की ने 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए हैं, जोन प्रोक्सिमो डिस्टल, वास्तविक विकास तथा संभावित विकास के बीच के को समिष्ट विकास का अक्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि अगर आप खुद किसी चीज़ को कितना कर सकते हो, खुद आपके द्वारा, या देखो मान लो कोई प्रॉब्लम है, अब मैथ की प्रॉब्लम है, आपको आधी सोल्व हो रही है पर आप इसे पूरा सोल्व कर सकते हो। आधी सोल्व खुद कर ली, पूरा सोल्व करने में किसी की सहायता चाहिएगी। जो पूरी सोल्व करने में और आधी उसके बीच का जो एरिया होता है ना, वो जोन प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या है? वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प। जो आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में दिक्कत आ रही थी वो उस टीचर ने आके आपको सिखा दी और आप पूरी प्रॉब्लम को सोल्व कर गए। तो जो टीचर द्वारा हेल्प की गई वो एक टेम्परेरी हेल्प होती है, जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब जो जिसने आपको प्रॉब्लम सिखाई वो आपसे मोर नॉलेजेबल होगा, आपसे ज़्यादा जानता होगा। तो उससे वो टीचर हो सकते, पेरेंट्स होते, फ्रेंड हो सकते हैं। भाषा पर इनके विचार, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं फिर बाद में एक हो जाते हैं। वाइगोत्स्की के है भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं फिर बाद में एक हो जाते हैं। वाइगोत्स्की की पहले भाषा आती है बाद में विचार, पहले इंटरेक्शन होता है फिर बाद में अधिगम होता है, पहले विचार। पर पियाजे क्या कहते हैं कि पहले क्या होती है? पियाजे कहते हैं पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। आगे आया समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा अपने कार्यों को स्वयं निर्देशित करता है। आगे देखते हैं नोम चॉम्स्की की थ्योरी। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत। नोम चॉम्स्की ने एक लेड दिया है। ये कहते थे कि बच्चों में ना भाषा सीखने की जन्मजात अक्षमता होती है। ठीक है, यह अमेरिका में रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात अक्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे भाषा सीखते हैं।
उसे कहते हैं, डिवाइस का नाम है लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यूनिवर्सल ग्रामर का भी इसने कंसेप्ट दिया था। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए, एक सरफेस लेवल, एक डीप लेवल। सरफेस लेवल, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि और शब्दों को जानता है, अर्थ नहीं जानता। ठीक है, जैसे कि पापा मम्मी, खाना पीना, इनके अर्थ नहीं जानता, सिर्फ ध्वनियों को जानता है। डीप, इनमें बच्चा शब्दों के अर्थों को भी जानता है। अब आते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ब्लूम की टेक्सोनोमी, अब देखते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के कितने डोमेन हैं। कितने डोमेन हैं? इसके 3 डोमेन हैं। ठीक है, जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है उसमें 3 डोमेन है। क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन, पी से है साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी निवासी थे। इन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। 1956 में यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर, लो लेवल से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। ठीक है, अब देखो मैंने इसको किस प्रकार से किया था याद, इन स्टेजेस को। मैंने इस स्टेजेस को आपने क्या पढ़ने हैं, सीखने के उद्देश्य से पढ़ने हैं। क्या आप सीख सकते हो? आपको इस चीज़ की कैसी आस है, कैसी आस, कैसी आस है कि तुम्हें ई लगा लेना। के से नॉलेज, सी से कॉम्प्रिहेंशन, ए से एप्लीकेशन, एस ए एनालिसिस, एस से सिंथेसिस, ई से इवेल्युएशन। सबसे पहले आप क्या करते हो? नॉलेज लेते हो, फिर उस पर तुम विचार करते हो, कॉम्प्रिहेंशन करते हो, फिर उस चीज़ का एप्लीकेशन करते हो, एप्लीकेशन के बाद उस चीज़ का एनालिसिस करते हो, फिर उसको सिंथेसिस करते हो टुकड़े में बांट कर। ठीक है, और फिर उस सभी चीज़ का इवेल्युएशन करते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अफेक्टिव डोमेन। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनमें भावात्मक रूप से सामना होता, भावात्मक रूप से तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। अफेक्टिव डोमेन मतलब अफेक्शन। ठीक है, तो इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनमें हमें भावात्मक रूप से सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में मतलब चलने से रिलेटेड है, काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है। आगे देखते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इससे भी क्वेश्चन बनता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दी थी, कौन समर्थक थे इसके? जॉन डीवी थे, पढ़ने वाले चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा, मतलब सेंटर पॉइंट बच्चे होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, इंटरेस्ट, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। ठीक है, सेंटर में बच्चे को लेना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? इसमें बच्चे की एटीट्यूड, इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका भी शिक्षण स्तर बढ़ जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न बच्चा शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का ऑल राउंड सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग को जोर देती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सब क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया है। अकॉर्डिंग टू CBSE
प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल स्किल सीखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। ठीक है, जॉन डीवी ने शिक्षा के ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है। इस ट्राइपोलर प्रोसेस में कौन कौन है? ट्राइपोलर प्रोसेस में टीचर है, बालक है और उसका सिलेबस है। ट्राइपोलर प्रोसेस में टीचर है, बालक है और क्या है? सिलेबस है। जो हमारा टीचर है वो क्या है? स्वतंत्र वेरिएबल है। ठीक है, स्वतंत्र है, टीचर स्वतंत्र है और बच्चा डिपेंड है टीचर पर, और पाठ्यक्रम इन दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजूबाई को जाता है। भारत में बाल शिक्षा का श्रेय किसको जाता है? गीजूबाई का जाता है। अब देखते हैं सिगमंड फ्रायड की थ्योरी। क्या देखते हैं? साइको एनालिटिक थ्योरी। किसकी? सिगमंड फ्रायड की थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। साइकोएनालिटिक थ्योरी किसने दी थी? मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने दी थी। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया है। मन या मस्तिष्क का क्या किया गया है? विश्लेषण किया गया है। इन्होंने 3 टाइप के मन बताए हैं। एक चेतन मन, क्या है? कॉन्शियस माइंड। एक सबकॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड या प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, विचारों से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जैसे कि कॉन्शियस माइंड, कोई आपसे पूछे आपका क्या नाम है, तो आप झट से बता दो कि मेरा नाम ये है। ठीक है, आगे देखेंगे सबकॉन्शियस अर्धचेतन माइंड। ये ऐसा मन होता है जिसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। आपको बता दो भाई, उसका नंबर क्या था? उसका नंबर था 98 113। ठीक है, कुछ ऐसा। आगे चलते हैं। अनकॉन्शियस माइंड 90%। इसमें वह बातें होती है जो हम भूल चुके होते हैं। मतलब 90% बातें ऐसी होती है जो कि हम भूल चुके हैं। पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा है। ठीक है ना, पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है और इसने पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा है। एक तो है आईडी, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। हिंदी में इसको बोलते हैं इदम, अहम, पराहम। इंग्लिश में याद रखो, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड में क्या है? इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाई करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं, नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति करता है। अगर किसी को प्यास लगी, भूख लगी, तो क्या वह सामाजिक नॉर्म्स को फॉलो करेगा? क्या समाज की परवाह करेगा? नहीं। ठीक है। ईगो क्या होती है? यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और इम्प्लीमेंटेशन करता है और परिणामों की चिंता करता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि वो चीज़ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? इच्छाओं व योजनाओं का निर्माण करेगा, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट भी करेगा, फिर उनके परिणाम के बारे में चिंता करेगा। सुपर ईगो क्या होती है? यह समाज के नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ बोलना। ठीक है। अब ये ईगो लग के आपको पता होगा ये तो कोई नेगेटिव चीज़ है, पर ये नेगेटिव सुपर ईगो सबसे अच्छी होती है। आगे देखेंगे। वैसे तो सभी प्रकार की ईगो सही हैं। आई बात दोस्तों समझ में? आगे देखते हैं, कुछ वर्ड देखते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़की जब अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है। नार्सिज्म क्या होता है? जो अपने आप से ही ज़्यादा मोह करते हैं, उसे नार्सिज्म बोला जाता है। तो ये हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है? एडजस्टमेंट होने वाला है। एडजस्टमेंट परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को डाल लेना। माला एडजस्टमेंट क्या होता है?
यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह कुसमायोजन होता है। कुसमायोजन क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है। आगे देखते हैं हार्टेड और वरी। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता है तो उसमें द्वेष और चिंता हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दबाव। दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्म सम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन के उससे भी अपना माल एडजस्टमेंट होता है। किसी भी इच्छा में बाधा आने से उम्मीद खत्म हो जाना फ्रस्ट्रेशन या हिंदी में कुंठा कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के कारण जब एक ही समय में दो शक्तियाँ जागृत हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। अब आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। कुसमायोजन से बचने के कोई क्या डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, क्या डिफेंस मैकेनिज्म आप क्या अपनाए जा सकते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिनमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों को मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों मतलब जिन डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती हैं। पहले डायरेक्ट मेथड होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिनमें व्यक्ति चेतन रूप से में अपनाता है। इनडायरेक्ट मेथड तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। देखते हैं इन्हें। जैसे हैं सबसे पहले है रैशनलिज्म, तर्क संगति। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। तर्क संगति मतलब अपनी इस चीज़ को ठीक कारण झूठा कारण देगा। पेपर पास न होने पर अध्यापक का दोष देना। दमन, रिप्रेशन। इसमें व्यक्ति कष्टदायक यादें, विचारों, अपनी भावनाओं को अचेतन मन में भेज देता है। सप्रेशन। सप्रेशन क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी न होती तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भूल जाता है। सप्रेशन कर दिया। रेप्रेशन क्या कर देता है? बुरी यादों को क्या कर देता है? बुरी यादों को अचेतन मन में भेज देता, भुला देता है। और सप्रेशन अगर मान लें किसी उस पर नहीं हो पाती हुआ है, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाता है तो उसको फोर्सफुली भुला देता है। कंपेंसेशन। इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा कर सकता है। कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील के सैंडल पहनना। आत्मीयकरण, तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उस व्यक्तित्व में डालने का प्रयास करता है तो उसे आत्मीकरण या तदात्मीकरण बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब व्यक्ति अपने संवेग, विचारों, इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्ति के समायोजन स्थापित करता है। ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर में आकर बच्चों पर गुस्सा करना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। रेग्रेशन क्या होता है? जब व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उसे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना। रिग्रेशन निकालता है मतलब पुरानी याद करके अपना गुस्सा निकालता है। सब्लिमेशन क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज की स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। बचपन में गुस्सेल बच्चे को बॉक्सर बनाना। सब्लिमेशन क्या है? भाई गुस्सेल बच्चा भाई इन्हें बॉक्सर बना दो, मतलब इस नो ये समायोजन होता है। ठीक है, अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन देखते हैं। असेसमेंट किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को प्रयोग करने का एक तरीका है। आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है बच्चों को है उसे समझाना चाहिए। ठीक है, मतलब आकलन यही इस तरह से किया जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है, कितना सीखा है,
ठीक है, उसको जानने के लिए असेसमेंट ज़रूरी है, उसका करंट लेवल क्या है, उसके बारे में क्या है, डाटा को कलेक्ट करना टू नो करंट लेवल ऑफ स्टूडेंट। आकलन दो प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक, समेटिव योग्यात्मक। पढ़ने के दौरान किया जाने वाला आकलन रचनात्मक आकलन होता है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप पढ़ा रहे हो, बच्चे से पूछ लिया, उससे रिलेटेड कोई पूछ लिया, मतलब उसका साथ साथ असेसमेंट कर लिया, और यही असेसमेंट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन, पहला सब कुछ पढ़ा दिया फिर साल में आखिर में पेपर ले लिए, इसे समेटिव, मतलब सभी चीज़ों को पढ़ाकर आखिरी में उसका वो ले लेना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की किसे कहते हैं, समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखो फॉर है ना तो फॉर्मेटिव लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है। इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन किसी विषय वस्तु आदि के गुण दोष का विवेचन करके उससे संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यह राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार लाया गया था सीबीएसई द्वारा। तत्व और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक